भारत की जेलें जिसको 7 महीने तक काट करके और मॉडल जेल के रूप में जहां आप थे लखनऊ के जेल में आईपीएस अमिताभ ठाकुर यह अपनी व्यथा बता रहे हैं। आपको रिसीविंग नहीं मिलेगी और पत्र कहाँ गया इसका कोई अता पता नहीं है। भाई साहब, पहला दिन जेल का अनुभव तो आप आईपीएस रहते हुए कभी हो सकता है कि डीएम और एसपी छापा मारते हैं, तो उस समय आप जब जिले में तैनाती थी तो आप गए रहे होंगे, तो जेल का वो आभास आपको नहीं रहा होगा। जेल का पहला, हम शुरुआत करते हैं, पहली रात आपकी बीती थी हजरतगंज कोतवाली में संभवतः। नहीं, देखिए, पहले दिन ही चूँकि मैं जो है मेरी गिरफ्तारी, हो सकता है कि उन्होंने जो भी प्लान किया हो, लेकिन चूँकि मेरी गिरफ्तारी का वीडियो संभवतः वायरल हो गया, तो उसके कारण मुझे तत्काल गिरफ्तारी पुलिस को दिखानी पड़ी। शाम होते होते मैं रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया और रात 8:30 बजे मैं जेल डाल दिया गया, उसी दिन जिस दिन को मैं घर से उठाया गया था। तो मेरी पहली रात जो है जेल में ही। कैसे भाई साहब नींद आई, क्या सोचा आपने, कैसा लगा, यह सब क्या हो रहा है? कभी कभी लगा होगा यह सपना तो नहीं देख रहा हूँ। देखिए, ईमानदारी की बात है कि मुझे एक लंबे समय तक, करीब मैं कहूँगा 3-4 महीने तक मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। मुझे यह लगा, हमेशा लगता था कि ईश्वर चाहते हैं कि तुम यहाँ रहो, यहाँ की बातों को देखो, यह भी जो जीवन का एक पहलू है, उसको समझो, अपने अच्छाइयों बुराइयों को समझो, अपने में जो अगर कुछ बेहतरी तुमको, और तमाम बेहतरी की तुमको भी ज़रूरत है, तो तुम बेहतरी करो, देश समाज के लिए और उपयोगी बनने के लिए स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, जानकारी लो, इस जगह को समझो। तो मैं हमेशा, मेरे मन में वही भाव आते रहा। हाँ, लेकिन एक समय आया जब मुझे लगता है कि जब मेरा सेकंड बेल सेशन कोर्ट में खारिज हो गया, जिसका मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि मेरा यह मानना है कि मेरे केस में मैं बेल डिजर्व करता था सेशन कोर्ट से ही, ऐसा मेरा बड़ा स्ट्रांग मानना है। अपना मंतव्य है, मुझे अधिकार है ये मानने का। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं एक लगने लगा था कि यह तो स्थितियाँ जो है, मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद एक निश्चित रूप से, और साथ ही साथ जो जेल में मेरे साथ लगातार स्थितियां बन रही थीं, और उसको लेके एक डिप्रेशन की स्थिति बाद में बन गई थी। उसमें जो हालात जेल में बनाए गए, शुरू में मैं उन हालातों से संघर्ष करने में सफल रहा था, क्योंकि डे 1 से ही आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपको, जब मैं बाहर आ गया हूँ, अब नहीं लग रहा है, जब बाहर था नहीं लग, वहाँ मैंने अनुभव किया कि यदि किसी व्यक्ति को तनहा छोड़ दिया जाए, और तब मैं सल्यूट करता था जब मैं पढ़ता था सुभाष बोस को, भगत सिंह को, और ऐसे लोगों को, नेहरू जी को, जिनको लेके कई लोग अब कई तरह की भ्रांतियाँ पैदा करते हैं। मैंने देखा कि वह आदमी 9 बार, करीब 9.25 साल वो व्यक्ति जेल में रहे, और उसमें एक बहुत लंबे समय तक तन्हाई में रहे। तो मैं सोचता था कि वो लोग भी थे जो इतनी लंबी अवधि तक, और आपको जान के आश्चर्य होगा, या सोचता आप जानते भी हों, कि नेहरू जी पहली बार जब जेल भेजे गए थे तो देशभक्ति का कोई क्राइम उन पर नहीं लगाया गया था। उन पर लगाया गया था एक व्यापारी से दबंगई करने और धन उगाही की धमकी देने का। उन्होंने जब पिकेटिंग की थी एक जगह पे, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, तो एक व्यापारी को खड़ा कर दिया अंग्रेजों ने। उसने इन पर मुकदमा लिखवा दिया कि हमसे धन उगाही कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और सजा 1.5 साल की दी गई। 1.5 साल वो रहे, धन उगाही के कन्विक्ट थे वो। तो उन लोगों ने कितने हालातों को देखा होगा। तो भाई साहब, स्वरूप तो वही है। उस समय नेहरू के समय में अंग्रेजों ने ऐसा किया, और आपके ऊपर किसी महिला को खड़ा करके रेप का आरोप लगा करके, अपराध दर्ज करके, अंतर क्या लग रहा है पहले से और अब में? देखिए, मैंने ये देखा कि अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि खास करके मैंने देखा कि इन चीज़ों को नेहरू जी ने अपने पुस्तक में बहुत डिटेल लिखा था, और कभी कभी मैं उसको पढ़ता था तो मुझे लगता था कि जैसे कि मान लीजिए कि जो उन्होंने लिखा है कि हम लोग अपने आँख से वो चीज़ देख रहे हैं। उन्होंने कन्विक्ट ऑफिसर्स के बारे में, लंबरदार के बारे में लिखा, उन्होंने डिवाइड एंड रूल के बारे में लिखा, उन्होंने जेल के कर्मियों के बहुत ही अभद्र व्यवहार, गाली गलौज देने के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि एक बार वो 7 महीने तक उन्होंने मुलाकात नहीं बुलवाई, क्योंकि उनकी पत्नी कमला नेहरू और उनकी माँ स्वरूप रानी जी के साथ जेल के कर्मियों ने दुर्व्यवहार किया। आज भी दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्होंने लिखा कि करीब 60 से 70% कैदी जो हैं, वह या तो बहुत एक आक्रोश में या तो कोई अपराध कर बैठते हैं या निर्दोष होते हैं। आज भी देख रहा हूँ जो पेशेवर अपराधी हैं, जो इनको सही में, मतलब जिन पर एक्शन होना चाहिए, मुझे अपने वहाँ जाके अनुभव हुआ कि उसकी जगह ज़्यादातर
और यह सिर्फ एक, मैं यहाँ एक कहूँगा कि यह एक शासन दूसरे शासन की बात नहीं, व्यवस्था जन्य बात है कि कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था ऐसी है कि जहाँ जो रूटीन किस्म के अपराधी हैं या जो त्रुटिवश अपराध कर बैठे हैं वह ही दंडित हो रहे हैं, जो कि पेशेवर ढंग से आप अपराध कर रहे हैं और उसके बदले माल पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये व्यवस्था उन पर अंकुश लगाने की जगह किसी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी आक्रोश में। मेरे साथ एक सज्जन थे, वो खुद बोलते थे कि मैंने जाके पत्नी की हत्या कर दी। मैं थाने पे चला गया और मुझे दंड हो गया 14 साल से। वहाँ एक घटना उन्होंने किसी समय किया, गलत किया, बहुत हत्या है, लेकिन उन मामलों में तो दंड हो जा रहा है। लेकिन उन तमाम मामलों में मुझे लगता है कि निर्दोषों के फंसने की जो स्थिति है वह सिर्फ जेल तो उसका एक भाग है, वह न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। न्यायपालिका में भी और पूरी व्यवस्था में जहाँ पुलिस है, न्यायपालिका है, जेल तो जेल क्या है? जेल केवल न्यायिक कस्टडी को रखने का स्थान है। जेलर अपने आप को हम लोगों के एक तरह से समझिए कि सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन उनके रोल तो एक तरह से नर्स का है। जैसे अस्पताल की नर्स है वैसे वहाँ पर जेलर हैं। वह भाव नहीं रहता, एक अलग बात है। लेकिन पुलिस और न्यायपालिका में जो स्थितियां बननी चाहिए, जो सिस्टम की जो फॉल्ट्स हैं, उन फॉल्ट्स पर भी मुझे यह वहाँ जाके और ज़्यादा महसूस हुआ कि तमाम लोग जो या तो वन टाइमर थे, आवेश में कोई अपराध कर बैठे, या जो निर्दोष हैं, गरीब हैं। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि गरीबी एक क्या अभिशाप है। मैंने अपनी आँखों से वहाँ देखा, जेल में खास करके। जैसे मैं अच्छे खासे घर का हूँ, मेरी जमानत का आदेश हुआ, माननीय हाईकोर्ट ने किया, मेरी पत्नी ने भाग दौड़ कर एक दिन के अंदर जो है जमानत की व्यवस्था कर ली और मेरा रिहाई का आदेश आ गया। मैं उसी जेल में जानता हूँ, मुझे बताया गया, मैं मिला, और अगर ईश्वर चाहेगा तो मैं उसके बारे में कुछ करूँगा भी। 10-10 हज़ार रुपए के जमानत न देने के लिए लोग 6-6, 8-8, एक महीने से साल भर से जेल में हैं। जहाँ एक दिन जेल में जहाँ एक दिन भारी पड़ता है, वहाँ वह गरीब आदमी बेचारा 10,000, 5,000, 20,000 की जमानत नहीं दे पा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये जमानत दे दिया जाएगा तो फिर अपराध करेगा। मैं कहता हूँ कि 50 बार अपराध करे, लेकिन 10,000, 5,000 रुपये के लिए, 20,000 रुपये के लिए अगर वो जेल में पड़ा हुआ है तो इस व्यवस्था पर लानत है, जहाँ पर 5,000, 10,000, 20,000 के लिए जहाँ बड़ा आदमी करोड़ों की जमानत दे देगा अगर उसको निकलना हो, अभी वहाँ 10-20 हज़ार अगर मेरे वश में होगा। मैंने सोचा है, मन में सोचा है कि मैं इसके लिए कोई फंड बनाऊं। जो बड़े लोग हैं, जिनके पास अपार पैसा है और जो तमाम पैसा देने को तैयार रहते हैं, उनसे पैसे लूं और ऐसे लोगों को जो मात्र जमानत के अभाव में और मामूली जमानत के अभाव में, मान लीजिए महीनों से, हर जेल में हैं ऐसे लोग, जरूर होंगे। मैं चूँकि देखिए, मुझे अब समस्या ये है कि आज जैसे जाके पाँव न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब मैं वहाँ गया, जब मुझे एक रात, एक दिन का अनुभव हुआ, एक रात क्या होती है, एक दिन क्या होता है और जेल क्या होता है, जब अनुभव हुआ तब मैंने उनका दर्द समझा। यदि मुझसे उनके लिए कुछ हो पाएगा, एक पहलू। उसी तरह दूसरा पहलू, कानूनी मदद की बात। कहने को विधिक सेवा प्राधिकरण का वहाँ दफ्तर है, कोई एक काम नहीं हो रहा है। जो मेरा अनुभव है कि जो 2, 4, 5 अधिवक्ता गण भी जा रहे हैं, उसमें ज़्यादातर उस तरह से नहीं उस सेवा भाव से नहीं जा रहे हैं। मैंने अपना ऑफ़र किया था जेल अधीक्षक को। मैंने कहा, साहब देखिए, मेरी उसमें रुचि है, सामाजिक कार्यों में रुचि है, कानून की जानकारी है, मुझे उस जगह रहने दीजिए, मैं 10-20 लोगों का भला करने में शायद कारक बन पाऊँ। चूँकि मेरा मामला था, इसीलिए कहा कि भाई, जेल अधीक्षक ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम किस लायक हो या नहीं हो, तुम किस लायक हो, तुमने डिसाइड करो कि मैं डिसाइड करूँगा। इसी भाषा में उन्होंने कहा कि यह मैं डिसाइड करूँगा किस लायक हो, और उन्होंने मुझे नहीं वहाँ पर रहने दिया। जबकि मुझे लगता है कि अगर मैं 7 महीना मैं वहाँ बैठा होता, मैं कुछ न कुछ किसी न किसी का जरूर भला कर दिया होता। चूँकि मैंने अनुभव किया, इतना ही नहीं, मुझसे मिलने तक से लोगों को मना किया जाता था। कोई 2-4 आदमी छिप के मिलते थे, अपना कागज़ दिखाते थे, और मैंने अनुभव किया कि जिसको मैंने राय दी, न्यायिक राय दी, चूँकि मैं उस फील्ड में जानकार हूँ, पुलिस अफसर भी रहा हूँ, व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी है, उनका भारी भला हुआ। लेकिन चूँकि मुझसे भला ना हो जाए, इसीलिए इस तरह का अवरोध किया गया। इसके विपरीत जो वहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण है, मेरी दृष्टि में तो, और संभवतः पूरे प्रदेश में यही होगा, पूरी तरह डिफंक्ट है।
उसमें भारी सुधार की ज़रूरत है। जो लोग हृदय से चाहते हैं सेवा करना, केवल उनको वहाँ लाने की ज़रूरत है। इस पर अच्छी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में 60 से 70% ऐसे कैदी हैं जो गरीब हैं, जिनके पास कोई न्यायिक सहायता नहीं है, जो मात्र न्यायिक सहायता के मारे जेलों में पड़े हुए हैं। बड़े आदमी आ रहे हैं, निकल जा रहे हैं। ऐसे गरीब लोग सालों से अंदर पड़े हैं, उनका कोई पुरसहार लेने वाला नहीं। भाई साहब, दिनचर्या क्या थी? जैसे कितने बजे उठते थे, क्या था, कैसे लिखना पढ़ना, स्नान और यह सब, खाना पीना में क्या मिलता था? देखिए, जेल में सुबह 6 बजे उठना होता है, वह उनका नियम है, वो जेल मैनुअल में है। तो सुबह 6 बजे, और वैसे भी मुझे सुबह उठने की लगभग इसी समय मैं वैसे भी उठता था, तो वो मेरे लिए कभी दिक्कत नहीं रही। रात में 9 बजे तक सो जाएगा आदमी, 9-10 बजे तक। दिन भर मेरी समस्या थी कि मैं ज़्यादातर लिखता पढ़ता ही रहता था, या तो पढ़ा या लिखा। लिखने के लिए, कागज़ के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। उसका कारण यह है कि जेल में आपको और सब कुछ मिल जाएगा, बीड़ी मिल जाएगा, शराब भी अगर आप धीरे ऊपर नीचे से ले आ पा सकते हैं, चरस गांजे भी बिक रहे हैं, चोरी छिपे सही लेकिन बिक रहे हैं, लोग ले आ पा रहे हैं। वो सब एक बार वह सब क्षम्य है, लेकिन कलम और कागज़ क्षम्य नहीं है। मैंने अपनी आँख से देखा है, एक व्यक्ति के पास एक कलम थी, उसका कलम निकाला गया, उसको 2 लप्पड़ मारा गया कि तुमने साले कलम कैसे लेके तुम घूम रहे हो। कलम और कागज़ जेल में आज भी यूपी के जेलों में रखना अपराध है कैदियों द्वारा। लेकिन चूंकि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, उसको बुरा न मानिए। मुझे भी शुरू में कहा गया कि कागज़ कलम नहीं मिलेगा, मैंने उस बात को मुद्दा बनाया, मैंने जेल मैनुअल पढ़ा, मैंने उसको कोट किया, और बाद में प्रतिदिन मुझे 40 पन्ने, मेरी पत्नी यहाँ से, मेरे लिए ज़्यादातर कागज़ ही जाता था, वो जो है बंडल कागज़ चला गया, और हर दिन जो जेल का जो बंदी रक्षक थे वो मुझे लाके 40 पन्ने दिया करते थे, और मेरे पास कलम था। बाकी सब लोग बोलते थे कि यार यहाँ तो मैं एक पन्ने के लिए तरस रहा हूँ, तुम्हारे पास 40 पन्ने पड़े हुए हैं। सब खत्म कर देते थे पन्ने। मैं बहुत लिखता था और बहुत पढ़ता भी था, और क्योंकि उसके बाद मैं थक के सो जाया करता था। अवसाद की बात आपने किया कि दूसरे राउंड जब आपका सेशन से जमानत याचिका खारिज हो गई, तो उस समय अवसाद आना स्वाभाविक है। भाई साहब, खराब बात कर रहा हूँ, क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, आत्महत्या के प्रति विचार आता है? क्या इस तरह का कभी रंच मात्र भी कभी आया कुछ? जी, निश्चित रूप से। देखिए, झूठ बोलने का कोई अर्थ नहीं है। मुझे उस दौरान अवसाद क्या होता है यह भी ठीक से महसूस हुआ, और मैं उस पहलू को भी, चूँकि इससे पहले मुझे जीवन में कभी अवसाद उस तरह से नहीं हुआ था, सक्रियता भी कुछ हद तक कम हो गई थी, और जीवन अंत कर लूँ उस बात को भी लेके इच्छा जगती थी। और फिर साथ ही साथ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग, आपके हमारे तरह के लोग जो हैं, वह बड़े, मैं समझता हूँ कि बड़े, जिसको हमारे यहाँ जो भी शब्द कहते हैं, वो मतलब जिद्दी होने के कारण हमेशा मन में ये भी आता था कि भाई अभी तो ये लग रहा है कि ख़त्म कर लूँ, भाग लूँ अब शायद, लेकिन कल को तुम निकल जाओगे, कल को तुमको संघर्ष करना है, कल को तुमको ये साबित करना है कि तुम फर्जी फंसाए गए हो, कल को तुम्हें जो लोग ने, जिन्होंने तुम्हारे साथ अत्याचार किया है, उसके खिलाफ बदला लेना है। तो जो तुम अगर मर गए तो यह काम कौन करेगा, और अगर तुमने यह काम नहीं किया तो देश और समाज के लिए संदेश देने का काम कौन करेगा? क्योंकि मैं अपनी लड़ाई को, और आज से नहीं सालों से, मैं अपनी लड़ाई को, अपनी परेशानियों को अपनी परेशानी नहीं मानता हूँ। मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ कि मैं अपने साथ घटी घटनाओं में 90% घटनाओं को आसानी से अवॉइड कर सकता था। यदि मैंने थोड़ी सी कोशिश की होती तो मैं नौकरी से नहीं निकला होता, थोड़ी सी कोशिश की होती तो मैं अच्छे से अच्छे पद पर रहता। चूँकि बोलने में, बुद्धिमानी में, जिसको अगर मेरी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती तो मक्खन लगाने में या फिर किसी को खुश करने में ईश्वर ने सब कला दिया, लेकिन मैंने खुद पर रिस्ट्रेंट लगा दिया कि मैं उसी कला का इस्तेमाल करूंगा जिससे समाज को भला हो, उससे मेरा भला होगा कि मैं पद पाते रहूंगा, उससे समाज का क्या भला होगा। अब मेरी कला है कि मैं यहाँ उंगलीबाजी कर रहा हूँ, वहाँ पंगेबाजी कर रहा हूँ, वहाँ एक मुद्दा खड़ा कर रहा हूँ। जेल में लोग मुझसे दुखी थे, जो जेल के अधीक्षक थे,
परेशान भी करते थे और डरते भी थे। जैसे जो जो एक गाना है, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, वही बात थी। अक्सर कहते थे कि यार एक यही आया है कि कोई और भी आया था। यहाँ तक कि चलते चलते तक भी जो है, मैं जब जेल से मैं निकलने लगा तो वहाँ जेल से निकलते समय आपका अंगूठा लगवाया जाता है और ये जो है रिहाई होती है। मैं वहाँ जेल मैनुअल लेके पहुँचा। मैंने पढ़ लिया था कि जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि रिहाई के समय आपका मेडिकल होगा। जेलर एक गुप्ता जी बैठे थे, हमने कहा साहब आप हमारा मेडिकल नहीं करा रहे हैं। बोले कि यार मेडिकल नहीं होगा। तो हम उसके रजिस्टर में लिखने लगे, तो रजिस्टर उन्होंने छीन लिया। तो हम बोले साहब हमको लिखने दीजिए कम से कम, जो लिखा क्या करेंगे। तो बोले कि आप देखो ठाकुर साहब, हम 30 साल में हमने कई IAS IPS नेता रिहा किए, जितने को हमने किया सब वो जैसे रिहाई मिली बेचारे लिए और चुपचाप भागे। जिंदगी में पहला आदमी देख रहा हूँ जो रिहाई के बाद भी बकझक कर रहा है। तो मुझे अपने जीवन का, हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है। मेरे जीवन का अब यह उद्देश्य नहीं है कि मैं यह सुख पाऊँ वह पद पाऊँ। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि व्यवस्था जन्य जो खामियां हैं वह मेरे अपना मुद्दा नहीं है, व्यवस्था का मुद्दा है कि जो कानून कहता है वह सबके लिए पालन हो। कानून में अगर कोई कमी है उसमें बेहतरी हो। कानून में भी कुछ जगहों की कमियां हैं, उसकी बेहतरी की ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे पॉक्सो एक्ट है, लोगों का अलग अलग मंतव्य होगा। मैंने ये अनुभव किया कि कुछ एक्ट्स में जहां बर्डन ऑफ प्रूफ बदल दिया गया है, जहां उसको बर्डन ऑफ, यहाँ अभियुक्त पर बर्डन ऑफ प्रूफ दे दिया गया है। और जिस तरह के लोग हम भारतीय हैं, हम भारतीय स्क्रूपल्स जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी शब्द है स्क्रूपल्स, यानी हम लोग कई बार संकोची नहीं हैं। कई बार हम लोग को असत्य का सहारा लेने में बहुत ज़्यादा हम लोग कष्ट नहीं होता भारतीयों कई बार। तो पता लगा कि किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे को प्यार से मान लीजिए जो है एक बार हल्का सा हिलकोरे दिला दिया और उसके माँ बाप को झगड़ा है, उसने उस पर पॉक्सो लगा दिया। नहीं भी कोई घटना घटी तब भी लगा दिया। इस तरह के एक्ट्स को मेरा मानना है, खास करके जो मेल ओरिएंटेड एक्ट्स हैं, जिनमें ये सही है कि वो घटना जो घटी थी दिल्ली रेप कांड, वह भी एक हकीकत है, वह भी एक जघन्य और सच्चाई भरी हकीकत है। लेकिन उसके विपरीत यह भी सही है, मैंने अपनी आंखों से तमाम लोगों को देखा जो लोग ऐसे तमाम एंटी मेल एक्ट्स में सालों से, अब इसमें बेल हो नहीं रही है, बर्डन ऑफ प्रूफ बदल गया है, कल को आप पर लगा दे, इन पर लगा दे, मुझ पर लगा दे, उसमें कहना ही तो है, कहना ही है। और अब देखिए कहना आसान है, हम कैसे साबित करें कि हमने नहीं किया है। अंग्रेजों ने बहुत सोच के एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस बनाया था, जहाँ पर अभियोजन पर भार था कि साबित करें कि तुम दोषी हो। एक जोश में हम कहेंगे कि उस दिल्ली वाली घटना के बाद एक अति उत्साह में हमने कह दिया कि अब हम बर्डन ऑफ प्रूफ बदल दे रहे हैं। उसके दुष्परिणाम हमने अपने पूरे सामाजिक परिवेश को देखकर नहीं सोचा कि हमारे यहाँ रेप जैसी घटना को लेके भी खिलवाड़ होता है। मैं अमिताभ ठाकुर, मेरी पत्नी नूतन ठाकुर खुद रेप के मुलजिम रहे हुए हैं, जब जिस महिला को हमने देखा तक नहीं था। 8 लाख रुपए और 2 सरकारी नौकरी के लिए उस महिला ने हम लोगों पर रेप का मुकदमा लिखवा दिया। तमाम झूठे मुकदमे रेप के होते हैं, यह आप और हम जानते हैं। पॉक्सो के झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। सच्चाई और झूठ में अंतर रहे, इसके लिए मेरा मानना है कि यह जो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो एक नया हम लोग ये खेल खेल रहे हैं, मैं कहूँगा इस तरह का कि हम कुछ कह रहे हैं कि हम दंडित करेंगे, तो जो बुनियादी सिद्धांत हमारे कानून की थी कि सैकड़ों दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष न फंसे, उस सिद्धांत का समझिए गला रेत दिया गया है। मेरा मानना है कि वो हमारे जैसे समाज के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि जब तक आपके साथ हो रहा है तब तक तो मुझे कुछ नहीं बुरा लग रहा है, लेकिन जब मेरे साथ होगा तब मुझे समझ में आएगा कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ का बदलना कितना घातक है।